नमस्कार, बीपी न्यूज में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 अगस्त, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत यूपी के मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम दिग्गजों ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। आज देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और एक दिन पूर्व यूपी के राजनीतिक गलियारों से लोगों ने इस बकरीद की मुबारकबाद दी जाने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समस्त प्रदेश व देशवासियों को ईद उल जुहा को त्याग, बलिदान व समर्पण का पर्व बताते हुए मुस्लिम भाइयों को बधाई दी है और उनके सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा है कि ये पर्व परस्पर सद्भाव और सहयोग का भी संदेश देता है। उन्होंने आगे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि हमें यह दिन मिलजुल कर सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। यूपी की नए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा है कि ईद उल अजहा का त्यौहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सीएम योगी इस समय रूस के दौरे पर है। जी हाँ, कई मुख्यमंत्री देश के रूस के दौरे पर गए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के रूस जाने पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की कानून व्यवस्था संभाल ले, उसके बाद प्रदेश को छोड़ें, वरना कुछ भी बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था तो संभालती नहीं है, पहले प्रदेश में रहकर यूपी की कानून व्यवस्था संभाले। जिस तरीके से आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मर्डर हो रहे हैं, लूट, अपराध, हत्याएं बढ़ रही हैं, इस पर नियंत्रण लगाएं। फिर उसके बाद यूपी में निवेश की संभावना तलाशने विदेशों में जाना। तो इसको लेकर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने जबरदस्त फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने किया बड़ा ऐलान और अब उपचुनाव में न लड़ने का कर दिया ऐलान। इसी के साथ समाजवादी पार्टी इनडायरेक्टली समर्थन है। जी हाँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यूपी में आगामी 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पे नहीं लड़ेगी। यूपी में होने वाले उपचुनाव में पार्टी खुद को दूर रखेगी। पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि उपचुनाव लड़ने के बजाय हम 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे के मद्देनजर संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शिवपाल सिंह यादव ने इस उपचुनाव को न लड़ने का फैसला किया है, उससे जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्त इसमें फायदा होगा। हम आपको बता दें कि 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त तरीके से यूपी को उपचुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बसपा हो या फिर भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सभी पार्टियां उपचुनाव में पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन शिवपाल के इस ऐलान से सपा को जबरदस्त फिलहाल फायदा होने वाला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के इस रिकॉर्ड को नहीं दर्ज किया जाएगा गिनीज बुक में। जी हाँ, दरअसल योगी सरकार ने एक दिन में 22 करोड़ पौधारोपण करके बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में बने 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाया। इसलिए वर्ष 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में किए गए 5 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड ही कायम होगा। 2017 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के समय 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का दावा था, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सत्यापन में 2.5 लाख पौधे ही मिले थे। पौधारोपण अभियान विवादों में फंस गया था। इसके बाद गिनीज ने एक साथ कई स्थानों पर पौधारोपण अभियान को बुक में रिकॉर्ड करने से ही मना कर दिया था। इसलिए यूपी के पौधारोपण अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। तो बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब 5 करोड़ पौधारोपण किया था तो ये गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका। 22 करोड़ जो यूपी पौधे लगाए जाने थे, इसको लेकर इस बार उनका गिनीज बुक में दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो निकल के आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अब इस पार्टी से किया गठबंधन। बसपा महासचिव ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा की तैयारियों में जुट गई है। अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ा, उन्होंने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में यूपी सरकार में मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव के लिए ये सह प्रभारी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा चौहान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेजेपी से गठबंधन की जानकारी दी। समझौते के तहत जेजेपी 50 से बसपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
जेजेपी नेता व पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला व बसपा राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश मिश्र ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच काफी समय से बातचीत हो रही थी। गठबंधन मंथन व सहमति के बाद बसपा प्रमुख मायावती व जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गठबंधन को हरी झंडी दी है। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान समय में पूरी तरीके से त्रस्त है, लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से हरियाणा चुनाव नजदीक आ गया है, गठबंधन देखने की बात होती है कि कौन सा नया रुख तैयार करता है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही यूपी से। कोषागार कर्मचारियों ने योगी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, यूपी कोषागार कर्मचारी संघ ने विभाग में प्रोन्नति बहाली और सचिवालय की तरह वेतन भत्ते की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया है। प्रदेश भर के 100% कोषागार कार्मिकों की उपस्थिति में संघ ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एवं प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव के संचालन में संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन के क्रम में 11 सितंबर 2019 से 15 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध एवं 2 घंटे कार्य बहिष्कार गेट मीटिंग की जाएगी। 16 सितंबर 19 को मुख्यालय प्रांतीय धरना सौंपा जाएगा। 17 से लेकर 19 सितंबर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करने के उपरांत 20 सितंबर के प्रांतीय बैठक में अगले दिन आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। हम कह सकते हैं कि अब यूपी में कर्मचारियों का भी आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल गया है। जी हाँ, एक बार फिर से अब सोनिया गांधी बन गई है नया अध्यक्ष। कल काफी दिन से माथापच्ची के बाद अब एक बार फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना लिया गया है। हालांकि अभी भी माना जा रहा है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा, कुछ नए युवाओं को अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। ऐसे में अभी निर्णय न होने की वजह से सोनिया गांधी को फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन अब जो सुगबुगाहट निकल के आ रही है, दिल्ली में नए अध्यक्ष मिलने के बाद अब यूपी में भी कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। उपचुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के इस्तीफे के उपरांत कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी को दिए जाने के बाद यूपी में कांग्रेस की कमान में बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस का अध्यक्ष ओबीसी से बनाने की फिराक। देखने की बात यह होगी कि क्या वास्तव में कांग्रेस ओबीसी पर दांव लगाएगी। पर वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदरूनी सर्वेक्षण में प्रियंका को प्रदेश का प्रभार दिए जाने की मांग तेज होती जा रही है। अभी भी प्रियंका के जिम्मे आधा यूपी ही है। यूपी अध्यक्ष पद जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रमुख रूप ओबीसी नेता के रूप में आरपीएन सिंह, राजा रामपाल प्रमुख हैं। वहीं कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल अजय सिंह को भी अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार हो रहा है। हाल ही में अजय सिंह लल्लू ने सोनभद्र में जिस तरीके से कांग्रेस को संजीवनी दिलाने का काम किया था, उससे लगता है कि कांग्रेस उनके नाम पर भी सहमति जता सकती है। कहते हैं कि विधानसभा में सरकार की योजनाओं में बाल में खाल निकालने का काम करने वाले कांग्रेस नेता अजय सिंह लल्लू और प्रियंका गांधी के बीच काम करने में खासा तालमेल भी है। इसके अलावा ब्राह्मण नेता के रूप में कांग्रेस के महासचिव मदन मोहन शुक्ल की दावेदारी पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल देखने की बात होती है कि किसको यूपी का नया अध्यक्ष चुना जाता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने छोड़ दिया है ट्विटर, और ट्विटर छोड़ने के बाद लिखी एक ऐसी पोस्ट जिसमें मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। जी हम आपको बता दें कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली और बेटी को लगातार मिल रही धमकियों के बाद रविवार को अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। पिछले दिनों उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का ट्विटर पर विरोध किया था, जिसके बाद से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा था। धमकियां मिल रही थी, बेटी को धमकियां मिल रही थी, उनके पिताजी को धमकियां मिल रही थी। इसको लेकर अनुराग ने अपने ट्विटर में लिखा कि जब आपके माता पिता को कॉल आने लगते हैं और आपकी बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगती हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी बात नहीं करना चाहिए। इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता है। ठग शासन करेंगे और ठगी जीवन का नया तरीका होगा। इस नए भारत के लिए आप सभी को बधाई और आशा है कि आप भी इस ठगी जीवन में खुश रहेंगे। अनुराग ने जिस आखिरी ट्वीट के बाद अपनी बात खत्म की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप सभी को खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। ट्विटर छोड़ने से पहले ये मेरी आखिरी ट्वीट होगी। जब मुझे डर के बिना अपने मन की बात कहने की अनुमति नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अलविदा। पिछले दिनों उन्होंने कश्मीर से जम्मू कश्मीर 370 हटाए जाने पर ट्विटर के जरिए विरोध किया था। इसके बाद वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अनुराग ने ट्वीट करके पीएम मोदी से कहा था कि उनके फॉलोअर्स बेटी को रेप की धमकी दे रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर भी काफी बवाल हुआ था। अब अनुराग ने ट्रोलिंग से तंग आकर बड़ा फैसला ले लिया। अनुराग ने शनिवार 10 अगस्त आखिरी ट्वीट करके बताया कि उनके माता पिता और बेटी को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए हम ट्विटर छोड़ रहे हैं। ट्विटर के जरिए जिस तरीके से अगर ट्विटर रहेगा तो हम अपनी बात को रखेंगे, और अगर सच्चाई और अपनी बात को रखेंगे तो
तो हमें हमारे परिवार को धमकियाँ दी जाएंगी। इसलिए हम इस ट्विटर को अलविदा कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर एक फिल्म मेकर को जिस तरीके से ट्विटर पर गालियाँ, परिवार को धमकियाँ, बेटी को रेप करने की धमकियाँ, तमाम धमकियाँ जिस तरीके से मिल रही है, वो जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने कहा कि हम एक नए भारत में एंट्री कर चुके हैं जहां केवल डर का माहौल है। आप इस पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।